Greetings student, welcome back to my channel in 11th class business study. In this video we are going to discuss the NCERT question answer of unit 4 business services. Now let us start the first question. Define services and goods. Services are referred to as any tangible activity. Service क्या है? Intangible activity है that involves interaction between the services provider and consumer. Purchasing the services does not result in ownership of any physical items. कि सर्विस क्या है? इंटेंजिबल एक्टिविटी है जो कि इंटरेक्शन किसका है? सर्विस प्रोवाइडर के बीच में और कंज्यूमर के बीच में. परचेजिंग जो हम जब सर्विस की करते हैं तो उसका मतलब हम ये नहीं है कि हम ओनरशिप कोई भी फिजिकल आइटम को जो हम खरीद रहे हैं. ठीक है, हम सर्विस को केवल बेनिफिट उठा सकते हैं, हम उसकी ओनरशिप को नहीं परचेज कर सकते. राइट, मीन्स इंटेंजिबल एसेट्स है. गुड्स रेफर टू एन ऑब्जेक्ट दैट आर टेंजिबल एंड हैव ए फिजिकल अपीयरेंस. द ओनरशिप ऑफ ए गुड इज ट्रांसफर्ड एज सून एज इट इज परचेज. कि गुड्स क्या है? टेंजिबल एसेट्स है, इनकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, आप इन्हें देख सकते हो. इनकी ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम सेलर टू दी परचेजर. राइट, दीज आर सर्विस एंड गुड्स डेफिनेशन. नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. व्हाट इज ई बैंकिंग एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग? ई बैंकिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. ई बैंकिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम for conducting different types of banking transaction. It means use internet in banking transaction, which includes money transfer, account balance, checking, applying for checkbook, applying for loans. These services are provided by bank to help their customer access banking facility anywhere, anytime. इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का मीनिंग क्या है? कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम मीन्स इंटरनेट को यूज़ करना बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने के लिए, चाहे वो मनी ट्रांसफ़र करने के लिए हो, अकाउंट्स के बैलेंस की चेकिंग करने के लिए, राइट, या चेकबुक अप्लाई करने के लिए, या लोन के लिए अप्लाई करना हो, तो हम जो ई बैंकिंग को यूज़ कर सकते हैं. और ये जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है बैंक के द्वारा की जाती है कस्टमर को, ये फैसिलिटी कहीं भी यूज़ की जा सकती हैं, चाहे आप घर पर बैठे हो. राइट, आप अकाउंट की बैलेंस की जो देखना चाहते हो तो आप घर पर भी बैठ के देख सकते हो. कहीं जो है बाहर जा रहे हो, ठीक है, व्हीकल्स में हो तो ट्रांसपोर्ट के अंदर भी बैठे हुए इस इंफॉर्मेशन को अचीव कर सकते हो. राइट, मीन्स ऑफिसेज में भी यूज़ कर सकते हो. नाउ कम टू दिस सम एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग आर. It ensures the round-the-clock availability, the most banking services, which helps make life comfortable for the customer. कि ई बैंकिंग ने जो है इतनी कंफर्टेबल लाइफ बना दी है कस्टमर की. क्योंकि पहले क्या होता था, बैंकिंग की जो है रो में जाकर बैंक में जो रो में लगना पड़ता था. अब ऐसा नहीं करना पड़ता, कस्टमर जब चाहे जो बैंक से ये फैसिलिटी अचीव कर सकते हैं. सेकेंड, बैंकिंग जो ट्रांजैक्शन कैन बी कंडक्टेड एनी टाइम इधर थ्रू मोबाइल और कंप्यूटर, लैपटॉप. बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है कंडक्ट किए जा सकते हैं, चाहे आप मोबाइल से कर लो, कंप्यूटर से कर लो, लैपटॉप से कर लो. इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए, आप इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हो. राइट स्टूडेंट. नाउ थर्ड, इट रिड्यूस द लोड्स ऑन बैंक बाय फैसिलिटिंग ट्रांजैक्शन ऑनलाइन. बैंक ब्रांच के ऊपर क्या हो जाता है, लोड कम हो जाता है. तो बैंक क्या है, आप जो इजली अपने और वर्क कर सकते हैं. कुछ ट्रांजैक्शन क्या हो जाते हैं, ऑनलाइन हो जाते हैं, और क्या होता है उनमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी भी रहती है. राइट, दीज आर दी बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग. नाउ कम टू द क्वेश्चन थर्ड. राइट ए नोट ऑन वेरियस टेलीकॉम सर्विसेज अवेलेबल फॉर एनहांसिंग बिजनेस. कि एक नोट दीजिए टेलीकॉम सर्विसेज पर. हमने 2 सर्विसेज रीड की थी, एक टेलीकॉम सर्विसेज कम्युनिकेशन की और एक पोस्टल सर्विसेज. राइट स्टूडेंट. एंड नाउ दिस इज क्वेश्चन अबाउट टेलीकॉम सर्विसेज.
बिजनेस को जो एनहांस कर सकती है टेलीकॉम सर्विसेज, तो उस पर हमें एक नोट देना है। नाउ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरियस टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज आर अवेलेबल विच हेल्प इन एनहांस बिजनेस। दीज आर मेंशन बिलो। फर्स्ट, सेलुलर मोबाइल सर्विसेज, ये जो होती है इसमें जो है ऑल टाइप ऑफ वॉइस, नॉन वॉइस एंड डाटा ट्रांसमिशन सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है। ये कम्युनिकेशन की जो है सर्विस प्रोवाइड करने की जो टेक्निक है टेलीकॉम सर्विसेज की, सेलुलर जो मोबाइल सर्विसेज। सेकेंड इज रेडियो पैसेजिंग सर्विसेज। दिस सर्विसेज हेल्प transmit information in the form of a tone, numeric or alphanumeric message, right? Third, fixed line services. It is about service that include voice, non-voice, data services that establish link for long distance traffic using network connectivity through fiber optic cables. केबल्स के थ्रू जो है लॉन्ग डिस्टेंस में भी जो है कम्युनिकेट करने में जो बेनिफिट रहता है और जो कम्युनिकेशन जो होता है अच्छे से होता है। फोर्थ इज केबल सर्विसेज। इन केबल सर्विसेज मीडिया इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड इन ए डेफिनेट एरिया एंड फॉर ट्रांसमिटिंग सच इंफॉर्मेशन लाइसेंस नीड टू बी रिक्वायर्ड। इसमें लाइसेंस की नीड होती है। मीडिया इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती हैं चैनल्स के थ्रू, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज वन साइडेड इन दिस टाइप ऑफ सर्विसेज, कि कम्युनिकेशन वन वे होता है इसके अकॉर्डिंग। जैसे हम टीवी पर जो है कोई भी चैनल देखते हैं तो वो वन वे कम्युनिकेशन है, उसमें हम रिस्पॉन्स नहीं करते, ओनली जो है उसको देखते हैं, राइट। वॉच करके जो है हम अपना जो एस्टिमेशन लगाते हैं उस पर जो है कमेंट नहीं करते उसी समय, राइट। फिफ्थ, VSAT सर्विस। VSAT सर्विस मीन्स वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। ये स्टैंड क्या है कि इट इज़ टाइप ऑफ सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है दैट कैन बी यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू रिमोट एरिया। VSAT स्टैंड फॉर वेरी स्मॉल अपर्चर जो टर्मिनल। इसमें जो है सैटेलाइट के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है और इंफॉर्मेशन रिमोट एरिया तक प्रोवाइड की जाती है, राइट स्टूडेंट। एंड लास्ट वन इज DTH सर्विस, डायरेक्ट टू होम। डायरेक्ट टू होम सर्विस प्रोवाइड करती है ये। दीज सर्विस आर सैटेलाइट बेस्ड मीडिया इन विच मीडिया चैनल कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ए सैटेलाइट एंड रिसीव थ्रू ए स्मॉल डिश एंटीना। स्मॉल डिश और एंटीना से जो है सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है, राइट स्टूडेंट। तो दिस इज द आंसर ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस ब्रीफली विद सुटेबल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ जो प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है। द फर्स्ट वन इज एटमोस्ट गुड फेथ। एटमोस्ट गुड फेथ प्रिंसिपल जो स्टेट करता है कि बोथ द इंश्योर एंड इंश्योर्ड मस्ट हैव फेथ इन ईच अदर। क्या प्रिंसिपल स्टेट करता है कि बोथ द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड मस्ट हैव फेथ इन ईच अदर एंड इन कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय देम। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ही डज नॉट इन्फॉर्म द सेम टू द इंश्योरेंस कंपनी, द इंश्योरेंस कैन रिजेक्ट द क्लेम। कि अगर कोई व्यक्ति जो है कैंसर से सफ़र कर रहा है, कैंसर से पीड़ित है और ये इन्फॉर्मेशन वो इंश्योरेंस कंपनी को नहीं देता, तो क्या माना जाएगा? इंश्योरेंस वॉइड, वो रिजेक्ट हो जाएगा जो क्लेम मिलना चाहिए था, राइट स्टूडेंट। गॉट दिस पॉइंट? एटमोस्ट गुड फेथ मीन्स बोथ द पार्टी इंश्योरर एंड इंश्योर्ड मस्ट हैव फेथ इन ईच अदर। एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए और सभी टर्म्स और कंडीशन इंश्योरेंस कंपनी को भी इंश्योर्ड पर्सन को बतानी चाहिए, राइट। नाउ सेकंड इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। द ओनर ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी शुड हैव एन ओनरशिप इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर और ऑब्जेक्ट दैट इज इंश्योर्ड। कि जो ओनर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है
शुड हैव ओनरशिप, उसकी उस एसेट्स पर ओनरशिप होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, राइट। इफ़ अगर वो ऐसे डैमेज हो जाती है तो उसका नुकसान होना चाहिए। अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होगा तो जो है इंश्योरेंस पॉलिसी क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। परचेज करते हुए पॉलिसी और एट द टाइम ऑफ इन अक्रिंग जो लॉस, दोनों समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए इन केस ऑफ जर्नल इंश्योरेंस, राइट। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होगा, ओनली एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ पॉलिसी, राइट स्टूडेंट। द एग्जाम्पल फॉर इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ए ट्रक ड्राइवर हैज एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द ट्रक एज इट इज ए सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि ट्रक ड्राइवर है उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ट्रक में, क्योंकि ट्रक जब वो ड्राइव करता है तो उसे इनकम अर्न होती है, राइट। उसकी इनकम का सोर्स है वो ट्रक। इफ़ ही सेल्स अ ट्रक ही कैन नॉट अर्न एनी मनी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। अगर वो ट्रक को ही सेल कर देता है और क्लेम के लिए अप्लाई करता है, अगर ट्रक की कोई हैपनिंग होती है तो वो इंश्योरेंस कंपनी जो है इंश्योर्ड को कोई क्लेम नहीं देगी, कोई मनी पे नहीं करेगी और वो इंश्योरेंस क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ परचेज द पॉलिसी एज वेल एज द टाइम ऑफ इन अकरिंग लॉस, दोनों समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए उस एसेट्स के अंदर इंश्योर्ड पर्सन का। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। नाउ कम टू द थर्ड, इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति। मीन्स जब लॉस हो, लॉस अगर कवर हो जाता है तो सेम पोजीशन गेन करना इंश्योर्ड के द्वारा जो पहले थी लॉस से। द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इंश्योर्स दैट द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट प्रोटेक्ट्स द कंपनसेट्स द इंश्योर्ड फॉर एनी लॉस। इंडेमनिटी प्रिंसिपल क्या इंश्योर करता है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो प्रोटेक्शन दी जाएगी, कंपनसेशन दी जाएगी इंश्योर्ड पर्सन को कि अगर कोई लॉस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए कार इज इंश्योर्ड फॉर 2 लाख एंड सफ़र सम डैमेज अमाउंटिंग फॉर रुपीज़ 1 लाख, कि कोई कार है जिसका इंश्योरेंस करवाया हुआ 2 लाख का, राइट, और उसमें क्या हो जाता है, वो डैमेज हो जाती है 1 लाख तक की, तो इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट ओनली दी 1 लाख टू द इंश्योर्ड। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट, कि ओनली एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। द आइडिया इज टू compensate the insured, not to make him gain any profit, कि ओनली कंपनसेशन जो प्रोवाइड होगी, ना कि प्रॉफिट अर्न करने की वो कोशिश करेगा कि मैंने तो जो है 2 लाख की, तो ऐसा गेन अर्न करने की वजह से जो करेगा तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है जो वो वॉइड हो जाएगा, क्लेम नहीं मिलेगा। क्लेम यहाँ मिलेगा ओनली 1 लाख ऑफ एक्चुअल लॉस अमाउंट। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, प्रोक्सीमेट कॉज, द प्रिंसिपल यूज टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ लॉस। ये प्रिंसिपल डिटरमाइन करता है कि लॉस जो हुआ है तो उसका कॉज क्या है, कारण क्या है। इफ़ दैट लॉस इज ड्यू टू द इंश्योर्ड ऑब्जेक्ट, अगर यह लॉस जो है इंश्योर्ड को जो उस ऑब्जेक्ट की वजह से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द हाउस इज बर्न डाउन ऑन द फायर, राइट, कि हाउस में जो है आग लगी, राइट, इट विल बी चेक टू सी हाउ द फायर स्टार्टेड। जब चेक किया गया जाएगा तो क्या होगा, वो चेक किया जाएगा कि फायर जो स्टार्ट कैसे हुई, और कंपनसेशन विल बी बेस्ड ऑन इंश्योरेंस अगेंस्ट फायर, कि कंपनसेशन जो मिलेगी वो फायर के अगेंस्ट जो इंश्योरेंस करवाया गया उस पर मिलेगी, राइट। तो प्रोक्सीमेट क्लोज का मतलब होता है कि जो नियरेस्ट जो क्लोज है उसकी वजह से भी अगर कभी लॉस होता है तो वो उस पर भी इंश्योरेंस क्लेम जो है प्रोवाइड किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट, प्रोक्सीमेट कॉज। नाउ कम टू द फिफ्थ, सब्रोगेशन। The principle state that once the appropriate compensation is paid, the ownership of the property or object get transferred to the insurer.
so that the insured cannot sell the property for profit. ये जो हमारा सब्रोगेशन प्रिंसिपल है, ये क्या बताता है कि अगर कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इंश्योर्ड को दे दी गई है, जो भी लॉस हुआ है, तो उसकी ओनरशिप है जो प्रॉपर्टी की या ऑब्जेक्ट की, वो इंश्योरर को ट्रांसफ़र हो जाती है, राइट, और उन्हें जो दे दी जाती है, ताकि इंश्योरर जो है वो उन्हें सेल कर सके प्रॉपर्टी को, बट इंश्योर्ड जो है उस प्रॉपर्टी को सेल करके अगर प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश कर रहा है तो रॉन्ग होगा। अब प्रॉपर्टी पर जो है इंश्योर्ड का राइट नहीं है, प्रॉपर्टी पर इंश्योरर का राइट है। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए पर्सन रिसीव 1 लाख एज डैमेज, अगर एक पर्सन को जो 1 लाख रुपीज़ डैमेज के मिले हैं, कार डैमेज हुई है, उनकी कार का इंश्योरेंस करवा रखा था, राइट स्टूडेंट, दे कैन रिपेयर द कार बट नॉट सेल इट फॉर प्रॉफिट। वो कार को रिपेयर करवा सकते हैं बट उसे सेल नहीं कर सकते प्रॉफिट पर, राइट स्टूडेंट। तो नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन। इफ़ देयर आर 2 इंश्योर्स फ्रॉम विच इंश्योरेंस इज टेकन, कि जब इंश्योरेंस करवाया गया तो उसके 2 इंश्योर्स हैं, देन द केस ऑफ एनी लॉस बोथ द इंश्योरेंस विल कॉन्ट्रीब्यूट टू फिलिंग अप द लॉस। तो दोनों जो इंश्योरर कंपनी होंगी वो मिलकर लॉस को फिल करेंगी। इफ़ ए पर्सन हैज़ टेकन इन लोन फ्रॉम 2 banks, राइट, देन इन केस ऑफ रीपेमेंट बोथ बैंक्स शुड इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट। दोनों बैंक इक्वल कंट्रीब्यूट करेंगे, अलग अलग 2 लाख की अमाउंट नहीं होगी कंट्रीब्यूट, राइट स्टूडेंट। कंट्रीब्यूशन का मतलब अगर लॉस होता है तो जो सभी कंपनियों के पास इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है सभी उसे कंट्रीब्यूशन में जो है पे करेंगी, राइट। फॉर एग्जांपल, इफ़ ए कंपनी के पास जो मिस्टर एक्स ने 1 लाख का इंश्योरेंस करवाया और दूसरी कंपनी के पास 2 लाख का करवाया, राइट, तो इंश्योरेंस जो क्लेम के लिए अप्लाई किया गया, अगर लॉस हुआ है तो प्रॉपर्टी का, तो फॉर एग्जांपल 50,000 का लॉस हुआ तो उसे दोनों इंश्योरेंस कंपनी 1:2 की रेशो में जो है बियर करेंगी, राइट। कंट्रीब्यूशन में जो देंगे जो भी क्लेम अमाउंट होगा, अलग अलग दोनों से सेम अमाउंट जो लॉस की वो नहीं रिकवर होगी। नेक्स्ट इज मिटिगेशन, मीन्स लॉस को मिनिमाइज करने का एफर्ट्स होना चाहिए। द इंश्योर्ड शुड बी टेकिंग केयर ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज इंश्योर्ड, कि जो भी प्रॉपर्टी इंश्योर करवाई गई है, जिनका इंश्योरेंस करवाया गया है, तो इंश्योर्ड को चाहिए कि अगर उसे प्रॉपर्टी का कोई लॉस हो रहा है तो उस लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। लाइक इट वाज टेकन केयर ऑफ बिफोर गेटिंग द इंश्योरेंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए कार इज परचेज्ड, द ओनर शुड टेक प्रॉपर केयर एंड मेंटेन द कार, कि अगर कार जो परचेज की गई है तो ओनर को चाहिए जिसका इंश्योरेंस करवाया हुआ है कार का, उसकी प्रॉपर केयर करें, उसको मेंटेन करके रखें। उसका लॉस होता रहे कि इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है जो वॉइड हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द 5th क्वेश्चन, एक्सप्लेन वेयर हाउसिंग एंड इट्स फंक्शन। वेयर हाउसिंग, where goods are stored in scientific method in order to preserve their quality. Warehouses was initially thought of as an arrangement, कि warehouses एक इस टाइप का अरेंजमेंट है जहाँ पर गुड्स को स्टोर किया जाता है साइंटिफिक मैनर से, प्रिजर्व, ताकि उसकी जो क्वालिटी है वो प्रिजर्व रहे, मीन्स बनी रहे, उसकी वैल्यू बनी रहे, उसकी यूजफुलनेस बनी रहे, राइट स्टूडेंट। मीन्स एक अरेंजमेंट है स्टोर करने का साइंटिफिक तरीके से गुड्स को। इन मॉडर्न टाइम्स इट हैज़ बिकम मोर रेलिवेंट एज ए लॉजिस्टिकल सर्विसेज प्रोवाइडेड विद एन एम्फेसाइज ऑन प्रोवाइडिंग गुड्स एट ए राइट टाइम एंड ए कॉस्ट इफेक्टिव मैनर while preserving value and quality,
कि जब एक्चुअली में मार्केट में गुड्स की नीड हो तब यह सर्विस जो है वेयर हाउस जो सर्विस प्रोवाइड करती है, मींस गुड्स को स्टोर रखती है, और एक्चुअली में जब डिमांड हो तो ये गुड्स को मार्केट के अंदर अवेलेबल करवाती है, राइट। और गुड्स जो है राइट टाइम पर जो है कंज्यूमर को मिल जाए और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर के साथ, और गुड्स के अंदर जो है क्वालिटी भी प्रिजर्व करती हो, राइट स्टूडेंट। नाउ व्हाट आर इट्स फंक्शन? द आंसर ऑफ फंक्शन ऑफ ए वेयर हाउसेस आर, फर्स्ट इज goods that are not needed on an immediate basis can be stored in warehouses. The goods can be supplied as when required by the customer. कि goods इसमें जो है जब ज़रूरत नहीं होंगी, अभी आपको इमीडिएटली उनकी नीड नहीं है, तो आप वेयर हाउसेज में उन्हें स्टोर कर सकते हैं, और गुड्स तब सप्लाई किए जाएं जब कस्टमर को उनकी रिक्वायर्ड हो, जब कस्टमर को उनकी रिक्वायरमेंट हो, राइट। Now next, consolidating is necessary for goods that are produced in small quantities but sold to customer in bulk. Warehouse help in consolidation of goods. कि जो वेयर हाउस है गुड्स को स्टोर करके रखता है, क्योंकि गुड्स तो धीरे धीरे बन रही हैं स्मॉल क्वांटिटीज़ में, बट कस्टमर को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, तब तक गुड्स को किस में स्टोर किया जाए? वेयर में, राइट स्टूडेंट। Now come to the next point. A warehouse also stock the goods in bulk and then dispatch the item in small quantity as per the requirement of the consumer. कि एक वेयर हाउस क्या है, गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में स्टोर करता है, बट कई बार गुड्स जो है स्मॉल क्वांटिटी में है, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो डिस्पैच करनी होती है, तब वो वेयर हाउस में रखी जाती है। दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग द ब्लॉक। इसको हम जो है जो ब्रेकिंग द ब्लॉक भी बोलते हैं, राइट। नाउ फोर्थ, द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, लेबलिंग, शॉर्टिंग ऑफ गुड्स आर सम ऑफ द वैल्यू एडिड सर्विसेज दैट ए वेयर हाउस इज प्रोवाइडेड। कि फंक्शन जो गुड्स को पैक करने का, लेबल करने का, ठीक है, और गुड्स को शॉर्टिंग करने का, और उसके अंदर जो वैल्यू ऐड करने का, ये सारा जो वेयर हाउसेज में प्रोवाइड किया जाता है। नाउ कम टू द फिफ्थ, इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्राइस स्टेबलाइजेशन बाय एडजस्टिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स एज पर द डिमांड्स इन द मार्केट। ये जो है प्राइस को स्टेबल करने में भी कि वेयर हाउस जो सुटेबल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जब गुड्स की मार्केट में डिमांड हो तब तक वेयर हाउसेज में स्टोर कर ली जाए, जैसे ही डिमांड हो तो उसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी की जाए, जिससे प्राइस स्टेबल बने रहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि गुड्स की मार्केट में डिमांड है, सप्लाई नहीं है, राइट, तो प्राइस अप हो जाएंगे। तो वेयर हाउसेज से गुड्स जो मार्केट में प्रोवाइड कर दी जाती है, जिससे सप्लाई बन जाती है मार्केट में, राइट, तो उसके प्राइस जो अप नहीं होंगे, बिकॉज डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई अवेलेबल हो जाती है मार्केट में, राइट। तो दिस इज द आंसर ऑफ द वेयर हाउसेज फंक्शन, राइट स्टूडेंट। कि वेयर हाउसेज के ये फंक्शन है जो कि हमें बहुत से बेनिफिट देते हैं। नाउ कम टू द लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी, राइट। व्हाट आर सर्विसेज? एक्सप्लेन द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सर्विस को आपने एक्सप्लेन करना है और उसके फीचर्स बतानी है, राइट। सर्विस आर रेफर टू एज इंटेंजिबल एक्टिविटी। इट इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर। कि जो हमारी सर्विस क्या है, एक इंटेंजिबल एक्टिविटी है जो कि इंटरेक्शन जो बिटवीन करती है किस किस के, सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर के बीच में, दोनों के बीच में लिंक एस्टैब्लिश करती है। परचेज करना सर्विस का मतलब यह नहीं होता कि हमने ओनरशिप को परचेज कर लिया, राइट स्टूडेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कभी बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम उनकी सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, हम डॉक्टर को परचेज नहीं कर रहे हैं, उनको परचेज नहीं कर सकते हम तो डॉक्टर की सर्विस को परचेज कर रहे हैं, राइट, सर्विस का बेनिफिट उठाएंगे। द फीचर्स ऑफ सर्विस आर, फर्स्ट इंटेंजिबिलिटी, जो कि हमने 5 आइज़ के रूप में किए थे। फर्स्ट इंश्योरेंस, जो है वीडियो के अंदर हमने जो फर्स्ट किए थे पॉइंट
5 eyes. The first is intangibility. The first and foremost characteristics of service is that it is intangible in nature. Right? Intangible because we cannot touch it, we cannot see it, because it has no physical existence. It can only be experienced. हम केवल इनको फील कर सकते हैं. Right student? Now come to the inseparability. Service are inseparable in nature. Unlike goods which can be produced at one time and consumed at different time. दोनों जो है सेपरेट टाइम हो सकते हैं प्रोड्यूस करने का और कंज्यूम करने का, बट सर्विस हैज़ टू बी कंज्यूम्ड एज सून एज इट इज़ प्रेजेंटेड. जैसे ही प्रेजेंट की जाती है वैसे ही कंज्यूम्ड होती है सर्विस. फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमें गुड्स वेयर हाउस में स्टोर करनी है तो हम वेयर हाउसेस जाते हैं, उनके ओनर को बोलते हैं, तो उसी समय ओनर क्या करते हैं, हमें जो प्लेस प्रोवाइड कर देते हैं एंड वी कीप गुड्स ऑन दैट प्लेस. तो हमने सर्विस जैसे ही हमने जो है हमारे सामने प्रेजेंट हुई हमने उन्हें कंज्यूम कर लिया. राइट. नाउ थर्ड इज इनकंसिस्टेंसी. सर्विस नीड्स टू बी परफॉर्म्ड ईच टाइम and they should be according to the customer requirement as they are inconsistent in nature. एक जैसी नहीं होती सर्विसेज. ये हमारे जो है बैंकिंग सर्विस का जब बेनिफिट उठाने के लिए बैंक में जाते हैं, अगर हमारे वहाँ कोई हमारा जो नोन है तो वो हमारे जो सारे वर्क क्या कर देंगे, जल्दी जल्दी कर देंगे. राइट. और अदरवाइज टाइम डिवोट होगा. तो इट मीन्स इनकंसिस्टेंट इन नेचर है. Fourth is involvement. There should be involvement between the user available the services and provider of the services at the time of service deliver. कि involvement must है कि when we want to get the benefit of any services the involvement is necessary. कि अगर हम किसी भी सर्विस का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो उसके अंदर हमें इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी. It is essential for the accurate delivery of services. कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर डिलीवरी करनी है हमें गुड्स की तो एक्यूरेट डिलीवरी करने के लिए क्या है, हमें सर्विस को बेनिफिट उठाने के लिए जो है हमें स्टेप करने पड़ेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहीं जो आउट ऑफ स्टेशन जाना चाहते हैं और ट्रांसपोर्ट से जाना चाहते हैं तो हमें जो वहाँ जाना होगा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी तक तभी हम आगे जा पाएंगे. राइट. और फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम डॉक्टर के पास कोई प्रॉब्लम है, बीमार है और डॉक्टर के पास जाएंगे तभी वो हमें दवाई देंगे. तो अगर और मुझे वो टेम्परेचर से चेक करके क्या चेक करेंगे फीवर है या नहीं है, तो इन्वॉल्वमेंट मस्ट है. अगर मैं चाहती हूँ कि ट्रीटमेंट करवाना तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या डॉक्टर को मेरे पास जो किसी को लेकर आना पड़ेगा. बट अगर मैं इन्वॉल्व ही नहीं होती उसमें तो मैं उस डॉक्टर की फैसिलिटी को अचीव नहीं कर सकती. इट मीन्स इन्वॉल्वमेंट इज नेसेसरी. एंड फिफ्थ इज इन्वेंट्री लेस. सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर बीइंग यूज्ड एट ए लेटर डेट. सर्विस को आप स्टोर नहीं कर सकते कि उसे आप बाद में यूज़ कर लेंगे. नो, दे शुड बी प्रोवाइडेड एज सून एज इट इज आस्क्ड फॉर. सर्विस लॉस वैल्यू इफ इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली. कि अगर हम उसे यूज़ नहीं करते तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है. राइट. तो सर्विस क्या इन्वेंट्री लेस है, हम उसे स्टॉक नहीं कर सकते. राइट स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक विद एन एग्जाम्पल ऑफ ईच. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक. फर्स्ट, द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक आर एज फॉलोज. एक्सेप्ट डिपॉजिट. बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट. बैंक जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं जो कि हम सेविंग अकाउंट में जो है डिपॉजिट करवा सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट करवा सकते हैं, मीन्स आरडी, फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट. और बैंक क्या करते हैं, इस पर हमें इंटरेस्ट देते हैं. राइट. क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट जो प्रोवाइड करते हैं बैंक. नाउ सेकेंड फंक्शन लैंडिंग. बैंक जो मनी डिपॉजिट करवाई जाती है पब्लिक के द्वारा, बैंक ऑल्सो एक्ट एज ए लेंडर
by granting loan in the form of overdraft, cash credit, trade bill etc. बैंक जो लैंडेड का वर्क करते हैं वो लोन ग्रांट करते हैं. लोन ग्रांट करने के जो मेथड है वो ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ट्रेड बिल etc. The bank earn profit by charging interest to customer on such loan. बैंक जो है प्रॉफिट अर्न कैसे करते हैं, वो कस्टमर को लोन प्रोवाइड करते हैं, राइट. तो इससे जो इंटरेस्ट मिलता है बैंक को वो बैंक का जो है प्रॉफिट हो जाता है. गॉट दिस पॉइंट. प्रॉफिट उसमें से एक्सेप्ट करने पर, जिन लोगों की मनी एक्सेप्ट की थी उन्हें इंटरेस्ट दिया होगा, तो इंटरेस्ट रिसीव किया और इंटरेस्ट पे किया, राइट. तो इंटरेस्ट रिसीव किया जो है ग्रेटर होना चाहिए इंटरेस्ट पे से, तभी प्रॉफिट होंगे बैंक को, राइट स्टूडेंट. नाउ थर्ड इज फंड रिमिटेंस. बैंक जो प्रोवाइड करते हैं फंड ट्रांसफ़र ऑफ कस्टमर टू डिफरेंट प्लेसेस. बैंक प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग द फंड्स ऑफ कस्टमर टू डिफरेंट प्लेसेस. These transfer are facilitated by bank in the form of orders, bank draft, adopting some transactions charges. तो इस टाइप से जो है हमें बैंक जो है फंड भी ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो कि RTGS और NEFT में हमने रीड आउट किया था, राइट. नाउ फोर्थ इज चेक एक्सटेंशन फैसिलिटीज. बैंक हमें चेक की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं. Bank collect check from other banks and therefore act as a clearing house for the whole check. Right student? Check are of two type, bearer check and cross check. Bearer check क्या है? Only check पर जो है अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर होने चाहिए. पेमेंट किसी को भी रिसीव हो सकती है. और क्रॉस चेक में जो है सेविंग अकाउंट होल्डर को ही पेमेंट मिलेगी. राइट स्टूडेंट. तो दीज आर दी NCERT क्वेश्चन ऑफ answer of unit 4. I hope you all understand these questions of unit 4. This is all about the business services. We will meet in next video with next topic. Thank you. Have a nice day.